हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? बिल्कुल सही ढंग से चल रही होगी। तो देखो, मेरा मेन टारगेट क्या है? आप लोगों को जरफ दिलाना। ठीक है, आप लोगों को जरफ दिलाना। कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, लेकिन आप लोगों को जरफ दिलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। 100% दिला के रहूँगा। और आपको 100% जरफ चाहिए। दिमाग में ठूंस लो कि हमें नेट नहीं चाहिए, हमें नेट से कोई मतलब नहीं है, हमें जेआरएफ चाहिए। क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड, जो हमारी सोच है वो बड़ी है, हमारी जो सोचने का लेवल है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमें जेआरएफ चाहिए, नेट नहीं चाहिए। ध्यान रखो दोस्तों, सपनों को कभी भी इतना सस्ता मत रखो कि हर कोई आपके सपने की कीमत लगा सके। ठीक है, अपने सपनों को इतना सस्ता मत करो कि हर कोई आपकी सपनों की कीमत लगा सके। सपनों की कीमत इतनी बढ़ाओ कि कोई सपना खरीदने के बिना सोचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, प्रैक्टिस क्वेश्चनों का सेट लेके आया हूँ। 50 क्वेश्चनों का सेट है, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ सारे सारे क्वेश्चन है। हो सकता है कि एक वीडियो में पूरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, 2 वीडियो चलेंगे। बाकी के 25 दिन बचे हैं, रेगुलर एक एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, आपके विद्यालय में ऐसे छात्र भी पढ़ते हैं जो अपने घर वालों का धनार्जन में हाथ बटाते हैं। इसलिए ये छात्र पढ़ाई, गृह कार्य आदि पर यथोचित ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे छात्र के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे और प्रोत्साहन एवं सहायता देकर इनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। उनकी क्षमता पर संदेह करेंगे व उन्हें रहेंगे। उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर पर उपहास करते हुए उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए कहेंगे। आप कक्षा में उन्हें प्रताड़ित करेंगे व उनके सम्मुख उनके माता पिता को भी बुरा बुला कहेंगे जो उनके लिए शिक्षा का व्यय नहीं जुटा पाते। बताओ यहाँ पर से ये आंसर क्या होगा? भाई लोगों, हम क्या करेंगे? हम मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे और प्रोत्साहन और सहायता करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट का मनोबल बढ़ाएंगे, स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे कि बेटा तू कुछ भी कर सकता है, यू आर इंटेलिजेंट, तुम कुछ भी कर सकते हो। आप हमें उसे पॉजिटिव करेंगे। हम स्टूडेंट को भी पॉजिटिव करेंगे, उसके घर वालों को भी पॉजिटिव करेंगे, उनको भी मोटिवेट करेंगे कि अपने बच्चे को पढ़ाओ, ये बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। आपकी जो ये गरीबी की सिचुएशन है उसको ये आपकी ज़िंदगी से हटा सकता है। ठीक है, तो हम उनके मम्मी पापा को भी मोटिवेट करेंगे और उस बच्चे को भी मोटिवेट करेंगे। विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने का समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। अरे भाई लोगों, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्टली क्वेश्चन है जो अंडरस्टैंडिंग बेस पर आ रहा है। अब की बार जो पेपर हो रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में पेपर हो चुके, कुछ टोटल 12 शिफ्ट हो चुकी। इनमें जो क्वेश्चन आए थे वो सारे सारे अंडरस्टैंडिंग बेस पर क्वेश्चन आए थे कि आप समझ रहे हो तो क्वेश्चन को सही कर दोगे। अरे भाई लोगों, यहाँ पर क्या है? विद्यार्थियों जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। यदि हम अपनी नई जानकारी को पुरानी जानकारी से लिंक करके रखें तो क्या होगा? सीखने की जो कैपेसिटी है, जो समझने की कैपेसिटी, वो ज़्यादा बेस्ट होगी। हम जब एक अच्छा टीचर कोई भी पाठ स्टार्ट करता है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता है, तो वो पहले क्या करता है? उसका बेसिक समझाता है। और उसका बेसिक क्या होता है? उसका बेसिक होता है, आपको वो इस तरीके से लिंक करने की कोशिश करता है कि आपका पहले का ज्ञान और नया ज्ञान दोनों को आपस में लिंक कर सके। ठीक है, पहले के ज्ञान और नए ज्ञान को आपस में लिंक कर सके। ऐसे नहीं कहते हम कि यार 12वीं का सिलेबस है तो 11वीं के सिलेबस से मिलता जुलता है, बोलते हैं ना ऐसे। वो क्यों हो रहा है ऐसा? वो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हमारा एक दूसरे से लिंक जुड़ा रहे, उसको हम ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ पाएँ। यदि 12वीं में बिल्कुल अलग सिलेबस कर दे, 11वीं में बिल्कुल अलग रहेगा, तो हम क्या करेंगे? दोनों को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है? समझने में और उसको सीखने में सहायता मिलती है इससे। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन के पुनरावृत्ति में नहीं है तो आप
उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन्हें उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के बारे में रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अरे भाई लोगों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या करोगे, उस स्टूडेंट को उसकी रुचि पूछोगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और हम क्या करेंगे, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। एक छात्र के व्यवहार आदि से आप सख्त नाराज हैं और उसके प्रति आपकी धारणा निष्पक्ष नहीं है। उसे परीक्षा अंक प्रदान करते समय बिना किसी पूर्वाग्रह से उसकी योग्यता के अनुसार मूल्यांकन करेंगे। अपने साथियों से भी उस छात्र को कम अंक देने के लिए कहेंगे। नाराजगी के कारण उसके अंक काटेंगे। पक्षपात रहित होकर मूल्यांकन करेंगे। देखो, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन मैं एवरेज पेपर देखूंगा, एवरेज पेपर में आपका कितना स्कोर होता है, ध्यान में रखना। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन करो। कारक की सूची: पहला, अध्यापक को विषय का ज्ञान। दूसरा, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तीसरा, अध्यापक का संप्रेषण कौशल। चौथा, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क। पांचवा, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क। छठा, कक्षा सव्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। देखो, अब की बार यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। शिक्षण की प्रभावकारिता से या प्रभावी शिक्षण से, प्रभावी अध्यापक से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग बेस का क्वेश्चन होता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के पढ़ना है कि इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है। अरे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। देखो, 5 में क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर गलत क्या क्या है। अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, मेरी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, इससे आपकी पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसे सोचोगे कि सर बहुत अमीर फैमिली से हैं तो ये अच्छा पढ़ाएंगे, ये भी गलत है। आप कभी ऐसा भी नहीं सोचते कि सर बहुत ही गरीब फैमिली से हैं और हमें इनसे पढ़ना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट पढ़ाएंगे, ऐसा भी नहीं है। सर की समाज में इज्जत बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें सर से पढ़ना चाहिए, ऐसा भी नहीं सोचोगे आप। तो टीचर का और स्टूडेंट का यदि शिक्षण के आधार पर देखा जाए, स्टडी के आधार पर देखा जाए, तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से किसी प्रकार का लिंक नहीं होता, ठीक है। विद्यार्थियों को संतुष्ट करने के लिए अध्यापक की व्यक्तिगत संपर्क, ठीक है, ये बात भी गलत है। अब मैं ऐसे सोच लूँ कि यार कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मैं हर के घर घर जाकर उसको सेटिस्फाई करूँ, वैसे ये हद सही भी है, वैसे ये सही भी है, ठीक है, लेकिन ये दूसरे की वजह से गलत हो गया। ये वैसे सही भी है कि जैसे आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं आपको कॉल करके पूछूं कि चलो मैं इस डाउट को आपको समझा देता हूँ। यदि मैं उस डाउट को पूरी क्लास में एक साथ समझाऊं तो आपके अकेले के डाउट की वजह से और स्टूडेंट भी डिस्टर्ब होंगे। विद्यार्थी के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, इसका कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। किसी स्टूडेंट के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, किसी के साथ बहुत ही खराब रिलेशन है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं रखना। अगला क्वेश्चन, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन है एक, अनुसंधान कार्यों पर गहन विचार करने का प्रावधान और अनुसंधान समस्याओं का उचित समाधान, अनुसंधान निष्कर्षों का व्यापक स्थानांतरण। अरे भाई लोगों, यहाँ पर तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है। कॉन्फ्रेंस क्या होती है, अनुसंधान कार्यों पर गहन विचार करने का प्रावधान है, अनुसंधान समस्याओं का उचित समाधान है, अनुसंधान निष्कर्षों का व्यापक हस्तांतरण है। आगे बात करें भाई अगले क्वेश्चन पर, बहुत गजब का क्वेश्चन है। एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है। बताओ, एक शोध पत्र होता है, वो शोध कार्य का क्या होता है, एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है। आपको पता है कि एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है, उसका आधार क्या होता है, तो उसका आधार क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। देखो, दो प्रकार के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो आप खुद ढूंढ रहे हो, जिनकी आप खुद खोज कर रहे हो, जो आप खुद इकट्ठे कर रहे हो, वो प्राथमिक आंकड़े हैं।
द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो आप किसी बुक से चुरा रहे हो, किसी वेबसाइट से चुरा रहे हो, किसी को फ़ोन करके पूछ रहे हो कि यार बताना भारत की पॉपुलेशन कितनी है, किसी बुक को देख रहे हो, गूगल का यूज कर रहे हो। मतलब सेकेंडरी डाटा वो डाटाज होते हैं जो आप दूसरों के द्वारा खोजे हुए होते हैं, ठीक है, जिनकी आप चिटिंग करते हो, वो होते हैं द्वितीयक डाटा। सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं, तीनों को तीनों ध्यान में रखना। सर्वेक्षण विधि क्या होती है? यह एक साथ वृद्ध जन समूह से प्रदत्त जानकारी एकत्रित करने में समर्थ है। इसमें पूर्ण परिभाषित समस्या पर कार्य किया जाता है। इस विधि के उद्देश्य निश्चित एवं विशिष्ट होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सर्वेक्षण की जो सर्वेक्षण विधि है उसकी हमें विशेषता बतानी थी, जो मैंने बता दी है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ढेर सारे कमेंट्स कर दो और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, वायरल कर दो वीडियो को अच्छी तरीके से, इतना वायरल करो कि हर के पास मेरा ये वीडियो रहे, ठीक है, ये वीडियो हर कैंडिडेट के पास में रहे, इतना वायरल करो इस वीडियो को, ठीक है। पीडीएफ लेना चाहो तो पीडीएफ भी ले लो, झंझट खत्म हो जाएगा। फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप पीडीएफ लेना चाहो तो पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। और इसमें पूर्ण परिभाषित समस्याओं पर कार्य किया जाता है। एक ऐसी समस्या पर कार्य किया जाता है जिसका आधार है, आप एक ऐसी समस्या पर सर्वेक्षण कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, आपको खुद को नहीं पता चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस सर्वेक्षण से कोई मतलब नहीं है। इस विधि के उद्देश्य निश्चित और विशिष्ट होते हैं। बिल्कुल सही है, आपका फिक्स टारगेट है कि मेरे को ये काम करना है, ठीक है, मेरे को समाज में लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक सर्वेक्षण करना है, तो आपका टारगेट क्या हो गया? लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना। आप उसी बेस पर काम करोगे। तो देखो ये तीनों तीनों ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, शोध सदैव है। देखो रिसर्च, रिसर्च शब्द देखो मैं बता देता हूँ, ध्यान आ गया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। रिसर्च है जो री प्लस सर्च दो शब्दों से मिलकर बना होता है। री का मतलब होता है बार बार और सर्च का मतलब होता है खोज करना, मतलब बार बार खोज करना, पुनः पुनः खोज करना, ठीक है, और वो भी एक सही ढंग से और सही तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। पूर्व ज्ञान का सत्यापन, नूतन ज्ञान की अन्वेषणा, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति, ये तीनों के तीनों शोध के उद्देश्य हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। शोध का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार खोज कर रहे हो और उसमें आप पहले क्या निष्कर्ष आ रहा है आपका, दूसरी बार क्या आ रहा है, तीसरी बार क्या आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सही ढंग में सही तरीके से रिसर्च होता है, ठीक है। ये दो बातें भी इसमें ऐड होती हैं अच्छी तरीके से। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन आपकी बात बहुत सारी बार आ चुका है, हर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है आपकी बार। अब ये नहीं पता चला मेरे को कि भाई जो पेपर डिजाइन करने वाला था उसका इस क्वेश्चन से क्या लिंक है कि वो इस क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अरे भाई यहाँ पर होगा प्रयोगात्मक अनुसंधान। क्या होगा? प्रायोगिक अनुसंधान। देखो प्रायोगिक अनुसंधान को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल होते थे हमारे, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, मैं एक केमिस्ट्री का उदाहरण देता हूँ आपको, केमिस्ट्री या फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा आपको। सपोज डैट केमिस्ट्री को हटाओ, हम अपना जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, खांसी की दवाई है। खांसी की दवाई में हम क्या कर रहे हैं, दो दवाइयों को, दो जड़ी बूटियों को मिला रहे हैं, ठीक है, और उन दो जड़ी बूटियों से मिला के हम क्या बना रहे हैं, खांसी की दवाई बना रहे हैं। अब उसके लिए फिक्स टेम्परेचर है कि भाई इस दवाई को आप इतने महीने तक यूज कर सकते हो, इतने टाइम पीरियड बाद में एक्सपायर हो जाएगी। दूसरी, इस दवाई को आपको इतने से इतने सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में रखना है, इस दवाई की आपको इतनी डोज लेनी है, ठीक है, कि सुबह एक डाट लेनी है, शाम को एक डाट लेनी है। दूसरी साइड आपने एक सपोज दैट पेट के दर्द की दवाई बनाई, क्या पेट के दर्द की दवाइयों में आपने जो जुखाम की दवाई में जो जड़ी बूटियाँ मिलाई थी, क्या वो जड़ी बूटियाँ मिलाकर आप पेट की दवाई बना सकते हो? कभी नहीं बना सकते। पेट का दर्द का आपको दवा बनाना है तो उसमें उससे संबंधित आपको जड़ी बूटियाँ मिलानी पड़ेंगी, जुखाम की दवा बनानी है तो उससे संबंधित जड़ी बूटियाँ मिलानी पड़ेंगी। पेट की दर्द की दवाई आप बना रहे हो तो उसको कितने सेल्सियस टेम्परेचर पर रखना है, उसको कितने सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करना है, सुबह कितनी खुराक लेनी है, शाम को कितनी खुराक लेनी है, वो उसकी एक स्पेशल विशेषता है।
जुकाम की दवाई की अपनी एक स्पेशल विशेषता है। कभी आपने ऐसे किया है कि चलो डॉक्टर से पूछ के आ गए कि जुकाम की जो दवाई है उसको खाली पेट लेनी है और सुबह शाम एक एक डाट लेनी है। आप इसी मेथड को क्या पेट में दर्द होता है तब फॉलो करते हो कि चलो पेट के दर्द की मैंने सिरप ले आई है और इसको मैं जुकाम वाली की तरह ले लूँगा? नहीं लेते ना। डॉक्टर से हम एडवाइस लेते हैं कि इसको कैसे लेना है। तो वो ही एक्सपेरिमेंटल। प्रयोगात्मक में क्या होता है? प्रयोग। भाई उस स्थिति को आप दूसरी स्थिति में नहीं सेट कर सकते। बरसात होती है, संघनन की प्रोसेस होती है, कब होती है? जब टेम्परेचर औशांक पर पहुंच जाता है। बिना टेम्परेचर औशांक पर पहुंचे हुए आप बरसात नहीं करवा सकते। तो ये क्या है? फिक्स है। फिक्स है। उसकी जगह आप कोई भी परिवर्तन करते हो तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जैसे दही जमाने की प्रक्रिया है, हम छाछ डालेंगे तब भी दही जमेगा। फिक्स है ना। दही जमाना है तो छाछ डालनी पड़ेगी। यदि आप छाछ नहीं डालोगे तो दही किसी भी हाल में नहीं जमेगा। ठीक है, तो ये हमारे एक ये प्रायोगिक होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समझ गए होंगे अपने देसी जुगाड़ों से। एक शोध पत्र किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है। लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है। समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। बताओ एक शोध पत्र की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, एक शोध पत्र क्या होता है? एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर मैं शोर, समय, दूरी, संचार की किस बाधा से संबंधित है? बताओ शोर, समय, दूरी संचार की किस प्रकार की बाधा से संबंधित है? भाई कम्युनिकेशन में बैरियर से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है आपकी बात। संचार में बैरियर से संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। संप्रेषण की अच्छी विशेषताएं, एक प्रभावी संप्रेषक कौन कौन सी स्थितियों में हो सकता है, एक प्रभावी श्रोता कौन कौन सी स्थितियों में हो सकता है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के, थोड़ा ज़्यादा ध्यान करके, थोड़ा ज़्यादा फोकस करके जरूर पढ़ना। ठीक है, तो देखो समय, समय क्या है? भौतिक है। दूरी क्या है? भौतिक है। तो ये किस प्रकार की बाधा है? भौतिक बाधाएं हैं। व्यक्तिगत बाधा में क्या होता है? व्यक्तिगत अवरोधों में क्या होता है? आज यार मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। अब पढ़ते टाइम आपको आपकी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, आपको आपके बॉयफ्रेंड की याद आ रही है, वो क्या है? आपकी खुद की पर्सनल समस्या है। सपोज डैट मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि उससे आप भी डिस्टर्ब हो रहे हो, उससे मैं खुद पर्सनल डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ठीक है, मेरे आज पढ़ने का मूड नहीं है, वो मेरी पर्सनल समस्या है। मेरे को आज नींद आ रही है, ये मेरी पर्सनल समस्या है। भूख लग रही है, ये मेरी पर्सनल समस्या है। वित्तीय बाधा में क्या होता है? यार रुपए नहीं हुए, रुपए होते तो मैं अजय सर का बैच ज्वाइन कर लेता, रुपए होते तो मैं अजय सर की क्लासेज ले लेता। ये सारी क्या है? आपकी वित्तीय बाधाएं हैं। अगला क्वेश्चन, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है। अरे भाई ये होगा जनसंचार। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, भाषण देते हैं, अकेले खड़े हो जाते हैं, हजारों की तादाद में लोगों को स्पीच दे देते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? एक माइक स्रोत के द्वारा माइक का यूज करते हैं, हजारों लोगों को एक साथ भाषण दे देते हैं। क्या कर रहे हैं? वो जनसंचार कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। भाई समूह संप्रेषण और जनसंचार दोनों में एक ही अंतर होता है। जनसंचार बहुत बड़े लेवल पर होता है और इसमें किसी बाह्य तकनीकी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जनसंचार में समूह संप्रेषण में एक सबसे बड़ा अंतर होता है। समूह संप्रेषण में किसी भी प्रकार की तकनीकी डिवाइस का यूज नहीं किया जाता। आप 10 स्टूडेंट हो, 10 कैंडिडेट हो, समूह में बात कर रहे हो, 50 आदमी हो, समूह में मीटिंग कर रहे हो। लेकिन जो मास कम्युनिकेशन होता है, जनसंचार होता है, उसमें किसी बाह्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोगों को आप अपने बिना किसी डिवाइस के अपने मुंह के द्वारा कभी भी संबोधित नहीं कर सकते। ठीक है, 1000 लोगों को आपको अपना भाषण सुनाना है तो भाई आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करना ही पड़ेगा। अंत्यव्यक्तिक, अंत्यव्यक्तिक का मतलब होता है खुद की बातें खुद से करना। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है इन चारों से, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान में रखना। अंत्यव्यक्तिक संचार क्या होता है? इसको बोलते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल का मतलब होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब आई एम पर्सनल। ठीक है, ये पर्सनल बात है। अब कई बार हम बैठे बैठे नहीं सोचने लगते, यार मैं अब की बार बहुत कम पढ़ रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ यार, मैं अब की बार बहुत कम पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ा तो तेरी कसम कुछ नहीं होने वाला। फिर हम सोचते हैं यार देख
अब की बार मैंने पिछली बार ये टॉपिक नहीं पढ़े थे, अब की बार मैंने ये टॉपिक पढ़ ली, अब की बार मेरा काम हो जाएगा। फिर सोचते हैं यार पिछली बार अजय सर की क्लास भी नहीं ली थी, अब की बार मैं अजय सर की क्लास भी ले रहा हूँ। हम क्या करते हैं, मन ही मन में नहीं सोचते यार वो यार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मेरा मस्त काम हो जाए, उससे मेरा वो यार जितना मैं उसको चाहता हूँ वो मेरे को चाहने लग जाए तो मस्त काम हो जाए, मेरी उससे लव मैरिज हो जाए तो मस्त काम हो जाए। ये क्या कर रहे हैं, हम खुद से खुद बातें कर रहे हैं। हमने खुद ही नहीं बोला, सोचा, खुद ही उसके आंसर दे दिया कि यार वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए अच्छा रहेगा। हमने खुद से खुद ही सोच लिया। यहाँ पर एनकोडर भी हम है, डिकोडर भी हम है, फीडबैक भी हम ही दे रहे हैं। एनकोडर भी हम, डिकोडर भी हम, फीडबैक भी हम ही दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होता है, इम्पर्सनल होता है, जिसमें आप खुद से खुद बात कर रहे हो, ख्यालों में खो रहे हो, कभी गर्लफ्रेंड के में, कभी बॉयफ्रेंड के में, कभी लव मैरिज में, कभी किस में, कभी किस में। इंटरपर्सनल में क्या होता है, यहाँ पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत होती है। जैसे दो कैंडिडेट खड़े होकर बात कर रहे हैं, तीन कैंडिडेट खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इनमें अंतर क्या होता है, ये सीमित होता है, ये इसकी तुलना में असीमित होता है, और ये सबसे असीमित होता है। संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाला प्रयोक्ता को क्या कहेंगे, निष्क्रिय श्रोता कहेंगे, सक्रिय श्रोता कहेंगे, सकारात्मक श्रोता कहेंगे या नकारात्मक श्रोता कहेंगे, बताओ। संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहेंगे। अरे भाई लोगों, अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले मतलब अपना काम हुआ बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। जो लोग ये रूल फॉलो करते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मतलब अपना काम हुआ रंबाद खत्म, वो क्या होते हैं, सक्रिय श्रोता होते हैं, अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रवक्ताओं। अगला क्वेश्चन भाई, छात्रों का निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम में सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है। देखो ध्यान रखना, ये ऑल ऑफ दिस से रिलेटेड केवल एक या दो क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं। उसका एक कारण है कि आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मंद बुद्धि का छोटा ग्रुप होना चाहिए, मध्यम बुद्धि का बड़ा ग्रुप होना चाहिए, विभिन्न भौतिक क्षमताओं वाले रखने वाला ग्रुप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अध्यापक के लिए पढ़ाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की कुशल पूर्वक उत्तर देना। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं। भाई मैं तो इस बात से पूर्ण सहमत हूं। क्यों हूं पूर्ण सहमत, कि अध्यापक के लिए पढ़ाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स द्वारा पूछे हुए क्वेश्चनों का आंसर देना। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बहुत सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे रहा, तो आपका डाउट कभी क्लियर नहीं होगा, आपको मैं बहुत ख़राब लगूंगा, आपको मैं सही ढंग से ओवरऑल एक तरीके से प्रेपर नहीं कर पाऊंगा, आपको मैं तरीके से तैयार नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो जितना पढ़ाना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि मैं आप सभी के हर क्वेश्चन का रिप्लाई दूँ। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। देखो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपकी बार केवल एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन आ सकता है, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। पहला, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। कौन सी बात सही है आपको बतानी है। अरे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, यहाँ पर सीधी सी बात सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे हैं दोनों बातें सही। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। देखो देखो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन,
अब की बार वैसे कंप्यूटर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि इनका पता नहीं आए जाए बाई चांस, लेकिन क्वेश्चन नहीं आ रहे वैसे, ध्यान में रखना। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, कारण आर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे, ठीक है। भारत के संविधान का एक संघीय प्रावधान है, बात बिल्कुल सही है। क्यों है संघीय प्रावधान, इसका कारण ये नहीं है। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। और इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। देखो, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। विशेषताएं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। पहली, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ठीक है, इन तीनों बातों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बहुत काम की बातें हैं ये। और राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो ये है प्रेरित भाई साहब किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, तो हमारे पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, 50। 20 हमने सोल्व करवा दिया, 5 DI के, जिनकी मैं PDF दे दूंगा। टोटल कितने हो गए, 25। हमने किस में कराया, ओनली एक शिफ्ट में। दूसरा वीडियो चलेगा रात को 10 बजे, जिसमें हम बाकी के 25 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये 50 क्वेश्चनों का संकलन है, इसमें ये पैसेज रहा और ये रीजनिंग के ये DI रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी, और इसका फुल डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, ये रहा। और PDF लेना चाहो तो PDF ले लो। कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ मैं, 7891350470। ठीक है, इनके ऊपर अभी अजय सर से बात कर लो, जब मैं खुद हूँ, और PDF ले लो अभी। बिल्कुल नामात्र चार्ज लगेगा, 100% कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स, बाय।